सोच रहे होगे कि बार बार धमक आते हैं ये। हैं? काम धाम इनके पास कुछ है नहीं ना सर। एक ही टीचर को देख देख कर तुम लोग बोर नहीं हो जाते हो? होगे भी तो बोलोगे थोड़े। चलिए, तो तैयारी चल रही है, पढ़ाई लिखाई पूरी गति में? नहीं? हम लोग एक मेंस का टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है? और मेंस का टॉपिक ये ऐसा एक टॉपिक है जो दो सब्जेक्ट से आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हिस्ट्री में हम लोग चार पार्ट देखते हैं ना, एंशंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, फिर इन तीनों का कल्चर है, ठीक है? और फिर हम लोग देखते हैं आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सुने होंगे सब, ये सब आपको पता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया आफ्टर इंडिया, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, यहाँ से आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दोनों मिक्स करके आ रहे हैं। देखे होंगे आप लोग पेपर, पहले सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, लेकिन अब दोनों को मिक्स कर रहा है। कारण पूछ रहा है आपको औद्योगिक क्रांति का, परिणाम पूछ रहा है भारत में, ठीक है? तो परिणाम हमको मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है, लेकिन अगर उसका देखें, जैसे भारत में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी है, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में एक दिखाऊं। ये 2025 का क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न पूछा 2025 में। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार थी? ठीक है, आधा वर्ल्ड हिस्ट्री का है और आधा मॉडर्न इंडिया का है। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना होता है, मॉडर्न इंडिया में आप हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है? इकोनॉमिक पॉलिसी जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के संदर्भ में और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है, डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है? तो सिंपल ये पूछता था कि भारत में औद्योगिक क्रांति, सॉरी, भारत में हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के डिक्लाइन के कारण क्या थे, बस यही निकल जाता था पहले। लेकिन इस बार से, या इस बार क्या, इधर 2-3 साल से देखिए जिस तरह से नेचर इनका बदला है, पूरी तरह से एकदम बदल दिया है। अब आपसे वो क्लियरली पूछना चाह रहा है कि बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक कारण कौन था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, आधुनिक भारत के प्रश्न को लिखने के लिए आपको औद्योगिक क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आपसे लिखा नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे प्रश्नों को तभी आप कर पाएंगे जब दोनों को मिक्स करके दोनों का अंडरस्टैंडिंग आपके पास में बेहतर होगी। मॉडर्न इंडिया में जो कुछ भी भारत में घटा है, उन सब के पीछे जो बड़ा कारण था वो इंग्लैंड में था नहीं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पूरा पूरा का पूरा आधुनिक भारत किसका इतिहास है? अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स थे कहाँ के? ब्रिटेन के। तो वहां कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव यहाँ पे आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है? चलिए, चाहे जो भी हो, ये टॉपिक पढ़ने का इस समय सबसे बेहतरीन समय यही माना जाता है। पीटी एग्ज़ाम के जस्ट बाद मेंस वाले सब्जेक्ट आपको हम पहले भी बता चुके हैं
कि जो लोग भी 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो दिसंबर तक मेंस पर काम करेंगे। दिसंबर तक उनका क्या होना चाहिए, पीटी कम मेंस होना चाहिए, और जनवरी से फिर आप कंप्लीटली पीटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, है ना। जो आईएएस वाले हैं, पीसीएस जिनको देना है तो उनको तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करना होगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। लेकिन जो लोग आईएएस देने हैं, आईएएस पे पूरी तरह से फोकस है, उनको दिसंबर तक हर एक मेंस वाले टॉपिक को कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनवरी के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ना चाहेगा भी नहीं, टीचर पढ़ाना भी चाहेगा क्योंकि यहाँ से पीटी में तो क्वेश्चन आने से रहा नहीं, तो ये सिर्फ मेंस के लिए है। एक ऐसा ये सब्जेक्ट है, इसमें टॉपिक बहुत कम है, और अगर इसको आप कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको हर साल रहेगा, 1 या 2। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 0 से 1। उत्तर प्रदेश पीसीएस में किसी किसी साल पूछा ही नहीं है, लेकिन आईएएस हमेशा ये एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब 2025 की बात करें तो एक नहीं, ये आधा ही क्वेश्चन मानेंगे हम नहीं जो कि आधा तो मॉडर्न इंडिया वाला है, तो इसलिए हम कहते हैं कभी ये खाली नहीं गया, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, 1 या 2, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो एक अगर प्रश्न पूछ रहा है तो या तो एक पूछता है तो जनरली हम देखते हैं कि ये 250 शब्दों में, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में नंबर उठाया जा सकता है, अच्छा खासा नंबर मिलता है। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तुम लोग 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एंशियंट और मेडिवल के, सॉरी, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन में 15 नंबर के क्वेश्चन में 11 नंबर कभी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होता है आना। जनरली वो आपको 7, 8, 9, 10 यहाँ तक दे देगा नहीं, लेकिन 12-13 नंबर, 15 में 12-13 नंबर आपको मिल जाए मॉडर्न इंडिया में, ये नहीं हो पा, बहुत मुश्किल है। क्यों? अप्रोचेज अलग है ना, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, नेशनलिस्ट है। यहाँ पे ना लेफ्टिस्ट का मामला है, ना राइटिस्ट का मामला है, ना नेशनलिस्ट का मामला है। एक सिंपल कहानी है, उन कहानियों को छाप कर आ जाना है, नंबर मिल जाएगा। नहीं, मॉडर्न इंडिया में तो बहुत डरना पड़ता है ना कि कहीं हमारा आंसर मार्क्सिस्ट ना हो जाए, कहीं हमारा आंसर नेशनलिस्ट ना हो जाए पूरी कंप्लीटली। नेशनलिस्ट अच्छा है, लेकिन एकदम 100% भी हम नहीं चल सकते ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि बायस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से नंबर अच्छा उठाया जा सकता है, और थोड़ी सी की तैयारी में ये काम बन जाता है, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने बहुत सारे संस्थानों को ये भी देखा है, हालांकि जनरली जैसे अभी मुखर्जी नगर में आप जाएंगे तो इस समय पीटी के बाद में जो जितने बैचेस शुरू होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू होते हैं, क्लियर है। और चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सीधा सीधी कहानी होता है इसमें, तो ये बच्चों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, क्लियर है। और अगर जिसका कोचिंग है मान लीजिए, और वो कोचिंग अगर हिस्ट्री वाला मतलब डायरेक्टर का है, डायरेक्टर हिस्ट्री पढ़ाता है, तो जानते हो 2 महीना पढ़ा देता है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि अब जिसका कोचिंग है उसको थोड़ा पैसा देना है, नहीं, बाहर के टीचर जो आते हैं उनको ना देना होता है। तो जिसका अपना होता है, अगर वो उसका कोचिंग है, अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया है तो 2-2 महीना, 2.5-2.5 महीना पढ़ा देगा, इतनी मोटी कॉपी भर देगा सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। और ये ज़्यादातर हिंदी माध्यम में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। और बच्चा क्या बोलता है, हमने कई बार सुना है और देखा है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ और मैं भी मुखर्जी नगर का ही स्टूडेंट रहा हूँ, नहीं तो इस कल्चर से मैं वाकिफ हूँ। बच्चे खुश को, वाह क्या पढ़ा है, बताओ, ये एक एक घटना वर्ल्ड का कवर किया। अरे बेवकूफ, एक क्वेश्चन पकड़ना है और एक क्वेश्चन के लिए 500 पेज का मटेरियल बना रहे हो, तुम्हारे जैसे गधा कोई है इस धरती पर? बताओ, हमें तो एक ही प्रश्न पकड़ना है ना। हमें एनर्जी कहाँ लगाना है? वहां लगाना है जहां से खूब आ रहा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है।
जैसे एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, तुम लोगों को बताओ, पता रहा तुम लोग ध्यान दिए हो कि नहीं, सोशल इश्यूज। एकदम बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा जीएस का क्वेश्चन वहीं से रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन, और जबकि वहां पे उस क्लास को खत्म कराने के लिए मुश्किल से 10 क्लास में खत्म कर देते हैं लोग। नहीं, 10 क्लास, जबकि समय उसको देना चाहिए, लेकिन उसमें 10-15 क्लास में भी कंप्लीट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उसका कोई मतलब लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि वो किताबी पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, वो अप्लाइड रहता है। आप देखे होंगे कि सारे सोशल इश्यूज के क्वेश्चन अप्लाइड मिलेंगे आपको, वो किताबी है ही नहीं। उसके लिए कोई किताब आप पढ़ लीजिए, एक बेसिक के लिए किताब आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो किताब से मिलेगा ही नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट की किताब से क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सोशल इश्यूज की किताब से नहीं मिलता है। नहीं, और जिनका उस पर कमांड हो गया, उसने बढ़िया से प्रश्न लिख दिया, बढ़िया से उसका आंसर लिख दिया, उस पेपर में उसका नंबर बढ़िया मैथ की तरह मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ सिंपल, हम आप लोग से, जैसे मैं कहूँ, आप चूंकि सबको एंशिएंट पढ़ा चुका हूँ, मैं कहूँ कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए, बौद्ध धर्म के उदय के कारण बताइए, ये हर किताब में मिल जाएगा। 5 रुपया का इतिहास का किताब खरीदोगे उसमें भी मिल जाएगा। नहीं, लेकिन अगर वही प्रश्न होता है कि वर्तमान समकालीन विश्व में बुद्ध की विचारों की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए, कौन किताब में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तभी लिख पाएंगे जब आपने बुद्ध को समझा होगा, उनके विचारों को समझा होगा, उनके सोशल इशूज, उनके सोशल फिलोसफी को समझा होगा, उनके पॉलिटिकल, उनके आपको फिलोसफी को समझा होगा, उनके सोशल एस्पेक्ट्स को समझा होगा, तभी ना आप बना पाएंगे। तो अगर पूछता है बौद्ध धर्म का उदय के कारण, अगर उसको आपने कितना भी बढ़िया लिख कर आइए, जनरल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर वही प्रासंगिकता वाला अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन अगर आपने लिखा है, तो उसमें नंबर, पूरा नंबर मिलने की संभावना होती है। 10 नंबर का है तो उसमें आपको 8 नंबर तक मिल सकता है अगर आपने लिखा। लेकिन कारण वाला अगर पूछा है, कितना भी बढ़िया लिख लो, 8 नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर जाएगा, 5 नंबर जाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना कुछ भी। उसमें दिमाग कहाँ है आपका? दिमाग कहाँ? पीटी के एग्जाम में भी इस बार देखे हो ना तुम लोगों का क्वेश्चन, एथिक्स का क्वेश्चन डाल दिया। इसका मतलब ये आपको एनालिटिकल बनाना चाह रहा है। यूपीएससी रटा रटाया तोता वाला बच्चों को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा दिमाग हो आपके पास। आ रही बात समझ में? और मैं नहीं कर रही, ये रिपोर्ट है, सब गधे जा रहे हैं आजकल चुनकर। आ रही बात समझ में? जब से ये नया पैटर्न बना है ना, एनालिटिकल स्टूडेंट की कमी होने लगी है। 150 शब्दों में, 200 शब्दों में क्या एनालिसिस हो जाएगा? क्लियर है? तो इसलिए वो पीटी में भी इस तरह से नए प्रयोग अब कर रहे हैं कि आप इस तरह से अभी से थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखिए। नहीं, सोचना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में काम करेंगे, और इसमें 1 से 2 प्रश्नों को पकड़ने का प्रयास करेंगे बस। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी याद रखिएगा कि जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत है। जैसे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में भी क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ऐसा ही भी विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ भी एंशियंट वर्ल्ड है, मेडिवल वर्ल्ड है और मॉडर्न वर्ल्ड है। क्लियर है? लेकिन जो अपना सिलेबस है वो खाली वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी आधुनिक विश्व इतिहास है अपना सिलेबस, आइस का सिलेबस। इसका मतलब कि हमें एंशियंट वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, मेडिवल वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, लेकिन एक सर्वे हम करेंगे जरूर, क्योंकि जब तक एंशियंट और मेडिवल का सर्वे नहीं होगा तब तक मॉडर्न हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा।
क्लियर है? खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, ठीक है, कि एंशिएंट में कैसा था, मेडिवल में कैसा था, और मॉडर्न में क्यों कैसे क्या हो गया। ठीक है, तो अपना है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पकड़ेंगे 1 से 2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन के लिए। अगर एक प्रश्न पूछता है तो 15 नंबर का पूछ लेता है। अगर 2 प्रश्न पूछा तो एक 10 का पूछेगा और दूसरा 15 नंबर का पूछेगा। यानी आप अगर नंबर में देखें तो ये 10 नंबर से लेकर कितना, मैक्सिमम 25 नंबर तक आपसे प्रश्न ये पूछेगा। हमने देखा है कि जब भी एक पूछा है तो 15 नंबर का पूछा है, और 2 पूछा है तो एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का। तो मैक्सिमम देखिएगा तो 25 मार्क्स, और मिनिमम देखिएगा तो 10 मार्क्स आपका ये मदद करेगा। ठीक है, सोर्सेस मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो एक तो जितना मैं यहाँ पे क्लास में लिखा हूँ, अगर उसी को बढ़िया से कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटा है अब तक, और ना आगे छूटने वाला है, बन जाएगा यहाँ से। लेकिन फिर भी किताब मैं अक्सर कहता हूँ पढ़िए, है ना, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं आपको, एक ओल्ड एनसीईआरटी 10th क्लास है, अर्जुन देव राइटर हैं उसके, अर्जुन देव 10th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी, अर्जुन देव। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी में थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री करके आता है। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय। भाग 1 भाग 2 होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। यही 2 बुक आपको स्टडी करना है। नई वाली जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और खास करके नई एनसीईआरटी में जहां भी रेवोल्यूशन मिले, क्रांति मिले, नई वाली क्रांति पढ़ना। ऐसा नहीं कि जो हमने अर्जुन देव का पुरानी वाली एनसीईआरटी बताया उसमें क्रांति नहीं है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी ने जो क्रांति लिखा है ना, बहुत शानदार लिखा है। एक तो शॉर्ट में लिखा है और बहुत बेहतरीन लिखा है। तो नई वाली एनसीईआरटी की जितनी क्रांति, जैसे औद्योगिक क्रांति हो गया, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, जैसे रूस की क्रांति हो गया, चीन की क्रांति हो गया, है ना, जितना रेवोल्यूशन है वो सब नई वाली से पढ़िएगा। एक तो थोड़ा फोटो वोटो भी खूब बढ़िया बढ़िया दिखाया है उसमें नहीं, और शॉर्ट में लिखा है, बहुत डिटेल नहीं किया है, लेकिन जितना दिया है ना पर्याप्त दिया है। अब नई वाली क्यों मैं कहता हूँ, देखो अर्जुन देव की किताब बहुत अच्छी है, जैसे एंशिएंट में भी मैंने आपको बताया राम शरण शर्मा की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको नई वाली एनसीईआरटी भी पढ़ना है। राम शरण शर्मा या पुरानी एनसीईआरटी अब बहुत पहले लिखी हो गई है, कंटेंट तो है, लेकिन उसमें एक ही सीमा है, अभी लिमिटेशंस का है, उसमें नए रिसर्च शामिल नहीं हो सकते ना। कंटेंट तो शानदार है, लेकिन आज तो 2026 चल रहा है भाई साहब, और वो कब का लिखा गया है, 90 के दशक की किताबें हैं। तो कंटेंट बढ़िया है, लेकिन जो लेटेस्ट जो यहाँ पे रिसर्च हुआ है वो सब आपको पुरानी वाली में नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेगा, ये नई वाली में मिलेगा। क्लियर है? और नई वाली पढ़ना आसान है, क्योंकि वो बहुत कम दिए हैं, फोटो ज़्यादा लगाए हैं और दिए कम है, लेकिन जितना दिए हैं वो इंफॉर्मेशन ठीक दिए है। ठीक है, तो आपको पुरानी और नई दोनों काम हाँ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको मॉडर्न यूरोप वर्ल्ड हिस्ट्री कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विश्व इतिहास में बेसिकली हम लोगों को सिर्फ यूरोप का इतिहास ही पढ़ना है। क्लियर है? क्योंकि यूरोप का इतिहास ही तो भारत के इतिहास को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यहाँ अफ्रीका का, अमेरिका का, वहाँ पे सिर्फ क्रांति पढ़नी है, अदरवाइज हिस्ट्री पूरा का पूरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूरोप वाला पढ़ना है।
सिलेबस देखिए, जो यूपीएससी कहता है, उसने जो लिखा है अपने गजट में जो लिखता है ना, या अपने साइट पे, वो बस इतना ही लिखा है। और देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी। 18वीं शताब्दी का मतलब कितना है, 1701 से लेकर कहाँ तक, 1800 तक हुआ ना। तो कह रहा है शामिल होंगे जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण। बस इतने लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1701 से पहले की अगर कोई भी घटना है, वो आपसे पूछने वाला नहीं है। और 1701 से पहले अगर वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो क्या इसमें आता है, तो जैसे इसमें आता है फ्यूडल सिस्टम, उसके बाद में पुनर्जागरण, रिनेसा आता है। अब ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि इसी पर पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री टिका हुआ है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है ना। तो रिनेसा से क्वेश्चन होगा ना रिफॉर्मेशन से क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिनेसा और रिफॉर्मेशन सब 1701 से पहले की बातें हैं। क्लियर है। लेकिन इसी रिनेसा के बाद में एक और टॉपिक बनता है जिसको हम लोग इनलाइटमेंट कहते हैं, यानी प्रबोधन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन है, क्योंकि प्रबोधन 1701 के बाद है। अरे बात समझ में। अब रिनेसा और इनलाइटमेंट दोनों एक ही टाइप के दिखेंगे आपको, लगभग लगभग एक ही है। यानी आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट रिनेसा में आया, इनलाइटमेंट में वो कंप्लीटली स्टैब्लिश्ड हो गया। अरे बात समझ में। जो जो कॉन्सेप्ट रिनेसा में आया वो इनलाइटमेंट में स्टैब्लिश्ड हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री जब आपको ऑप्शनल होगा जिनका, तो ऑप्शनल वाले जाकर देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार एक क्वेश्चन पूछा इस पे कि पुनर्जागरण के विद्वानों ने अंडे दिए। ऐसे ही पूछता है, ये सब खतरनाक टाइप के। पुनर्जागरण के विद्वानों ने अंडे दिए, प्रबोधन के विद्वानों ने सेया। सेया समझते हो ना, मुर्गी अंडा देने के बाद में उस पर बैठे रहती है, तब ना चूजा निकलता है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण के विद्वानों ने अंडे दिए और प्रबोधन के विचारकों ने उसको सेया, और उसके बाद में विश्व में क्रांतियां संपन्न हुई। अंडे दिए मतलब क्या, पुनर्जागरण के विचार कौन कौन से थे, मानवतावाद, इक्वालिटी, याद है। ये जितने विचार थे वो सब कब आया, पुनर्जागरण के बाद। और उसको मजबूत किसने बनाया, प्रबोधन वाले विद्वानों ने, मैच्योर बना दिया। और उसी के बाद तो सारी क्रांतियां शुरू हो गई। अरे बस समझ में। अब देखो इसमें पुनर्जागरण, इनलाइटमेंट और आगे की पूरी घटनाएं इस स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा उसने। बताओ। अब ये सारी बातें तब तक नहीं होगी ना जब तक कि अगर आपने समझकर इसको नहीं पढ़ा। जीएस में अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शनल है तो वहाँ तो आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना होगा ना। हाँ, ऑप्शनल में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री 2 महीना पढ़ाया जाता है, उसमें तो लगता है कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक सेक्शन ही वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछेगा आपसे, तो वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जीएस के लिए उतना करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या करें, दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटना है, यानी 1701 वाली से लेकर, जैसे औद्योगिक क्रांति हो गया, विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध खाली लिखकर छोड़ दिया, वर्ल्ड वार। अब वर्ल्ड वार में आपको पता है ना कि 2 हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब जब आप अच्छा देखिए, खाली कहा औद्योगिक क्रांति, तो जब भी औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसका कारण पढ़ेंगे, कैसे हुआ ये पढ़ेंगे, क्या इसका प्रभाव हुआ ये पढ़ेंगे। ये सब कहीं मेंशन नहीं है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व इतिहास लिख दिया सिर्फ, तो विश्व इतिहास जैसे लिखा था, इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना उसके कॉजेज क्या थे, कैसे हुआ, और फिर उसका प्रभाव क्या निकला। फिर सेकंड वर्ल्ड वार के कारण क्या थे, कैसे चला, फिर उसका प्रभाव क्या है, ये आपको अपने से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करा है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, कैसे, यहाँ पे रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। अब खोजते रहो किताब में इस नाम से कोई टॉपिक,
ये क्या कह रहा है कि कैसे हुआ? जब इस समय वर्ल्ड वार के लिए क्या हुआ था, वर्ल्ड वार में जो युद्ध हुआ था, एक्सिस पावर, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, क्यों हुआ था? कॉलोनी के लिए, याद है? तो जब एक देश दूसरे देश को जीतेगा और अपने में मर्ज करेगा, तो बताइए सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ? आ रही है बात समझ में? यानी इसमें आपको जर्मनी, इटली का जब हम यूनिफिकेशन पढ़ते हैं, सुने होंगे आप लोग, जर्मनी का एकीकरण, इटली, अब कहीं भी मेंशन है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण? लेकिन जब ये कह रहा है तो इसमें वही पढ़ना पड़ेगा हमें, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। क्लियर है? फिर एक दूसरा लाइन यहाँ पे लिखता है कि उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और राजनीतिक दर्शन और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। यानी ये विचार भी आपको पढ़ने होंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इतने बस ये मेंशन करता है, इससे ज्यादा इसने कुछ भी लिखा नहीं है अपने सिलेबस में। ये यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है? अब लेकिन हम लोग अपने हिसाब से इस सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हुए कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे और क्लास में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको जरूर लिखिए आप अपने हिसाब से। सबसे पहले जो अपना टॉपिक बनेगा, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप, यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था। दूसरा अपना टॉपिक बनेगा रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, हिंदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। ऐसे चल रहा है, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने सिलेबस, हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से क्या कर रहा हूं, मैं मर्ज करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए जो भी फालतू की बातें लिख रहा हूं वो भी आपको भी लिखना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस आपके दिमाग में यहीं पे पूरा बन जाए कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, यहां से सारी घटनाएं आपस में जुड़ेंगी। जैसे रिनेसा और रिफॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब अगर एक लाइन में मैं पूछूं कि रिनेसा का मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी बौद्धिक क्रांति। एक लाइन में कि इसका मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, बौद्धिक, बौद्धिक क्रांति। ठीक है, बौद्धिक क्रांति क्या, बौद्धिक क्रांति का मतलब क्या, कि जब आपके अंदर लॉजिक आ जाए, आप लॉजिकल हो जाए, तार्किक हो जाए, रैशनैलिटी आ जाए आपके अंदर, बुद्धिवाद का विकास हो जाए। क्लियर है? साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इंक्वायरिंग स्पिरिट, और इंक्वायरिंग स्पिरिट हो, अन्वेषणात्मक क्षमता।
अन्वेषणात्मक क्षमता, इसी को इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेनेसा से पहले ये सब नहीं था। क्लियर है? जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण का सिंपल मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि पुनः जगना। इसका मतलब कि पहले जगे हुए थे, बीच में सो गए थे, फिर जग गए, है ना? बात बिल्कुल सही है। जब हम एंशियंट मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं तो एंशियंट वर्ल्ड में ये सारी विशेषताएं थी। और खास करके एंशियंट वर्ल्ड कहने का मतलब, जब आप पढ़ते हैं, एक साम्राज्य पढ़ते होंगे एंशियंट के काल में, समकालीन, जैसे अपने यहाँ जो प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके समकालीन हम लोग देखा तो रोमन साम्राज्य, नहीं तो रोमन यूनानी साम्राज्य जो है वही एंशियंट यूरोप है। और वो रोमन साम्राज्य वही ना एंशियंट रोमन साम्राज्य जिसमें प्लेटो है, अरस्तु है, नाम सुने होंगे आप लोग, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसी साम्राज्य का तो पार्ट है। तो आप लोग जैसे सुकरात से नाम सुने होंगे, सुकरात का। अब बताओ तो सुकरात से ज्यादा कोई लॉजिकल था? प्लेटो से ज्यादा कोई लॉजिकल था? अरस्तु से ज्यादा कोई लॉजिकल था? यानी उस साम्राज्य में प्लेटो जैसे विद्वान है, अरस्तु जैसा विद्वान है, सुकरात जैसे विद्वान है, इसका मतलब कि जबरदस्त हाईली लॉजिकल लोग थे। नहीं, लेकिन मिडिल एज में हम देखते हैं कि पोप का, चर्च का डोमिनेशन हो जाता है, और जैसे ही इसका डोमिनेशन होगा ना तो ये सब गायब हो जाएगा। तो उसी को कहा जाएगा यूरोप में डार्क एज। उसी को यूरोप में क्या कहेंगे? डार्क एज कहेंगे, अंधकार का काल। और उसी अंधकार काल से निकालेगा एक घटना विश्व में जिसका नाम होगा पुनर्जागरण। क्लियर है? और ये पुनर्जागरण क्या करेगा? कहेगा कि पुनर्जागरण का मतलब यही होता है, पुनः जगना, मतलब पुरानी जो सभ्यता की विशेषताएं थी उन सबको फिर से स्थापित करना। क्लियर है? तो जब इंसान के अंदर ये आएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे मिडिल एज जब था, ठीक इससे पहले वाला जो काल था यूरोप में, अंधकार का काल है, बहुत खराब स्थिति था, चर्च का वर्चस्व था, मानव जीवन के तमाम पक्षों पर चर्च ही हावी था। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो चर्च की इजाजत के बिना हो सकता था। उसके हर, मानव के हर पक्ष पे उसका प्रभाव था। इवन यहां तक कि स्वर्ग और नरक का डिसाइड भी चर्च ही करता था कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। याद है ना? क्या कहता था? स्वर्ग चाहिए? अला हाँ चाहिए। कौन है? तुम लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए? चाहिए कि ना? बताओ, तुम में से कोई है जिसको स्वर्ग की उम्मीद, माने कल्पना ना हो कि ना ना स्वर्ग हमें ना चाहिए, मरने के बाद? मरने के बाद ही मिलेगा। चाहिए सबको? चाहिए ना? ना? देखो, यही सब अंधविश्वास है जिसके बारे में हम देख ही नहीं पाएंगे कि पता ना मिलेगा भी कि नहीं, उसके लिए हम जान दिए जा रहे हैं, है ना? जबरदस्ती 72 हुर्रों के चक्कर में जान दिए जा रहे हैं, पता ही नहीं कि हुर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं, तो यहां पे एकदम पूरा वर्चस्व था, इसका स्थापित था। पुनर्जागरण ने कहा कि बकवास की बात ना करो, ये सब बकवास की बातें हैं, वर्तमान में जियो, कल्पना में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इसने आंखें खोल दी, अंधविश्वास की पट्टी को खोला। इससे पहले कोई भी व्यक्ति खोज नहीं कर पाता था। आप देख लो, पुनर्जागरण से पहले यूरोप में खोज नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। अगर किसी ने गलती से खोज कर भी लिया तो पूरा श्रेय किसको दिया जा रहा है? भगवान को। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, मैं तो एक माध्यम था, मुझसे उसने करवाया। नहीं, पुनर्जागरण ने कहा कि नहीं, यह मेरा प्रयत्न का परिणाम है। क्लियर है? तो जैसे जब मानव लॉजिकल होगा, रैशनल होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होगा, इंक्वायरिंग स्पिरिट, इंक्वायरी का मतलब क्या है? एक ई से भी लिखा जाता है,
दोनों में क्या अंतर है, ई में और आई में? यहां मैंने ई क्यों नहीं लिखा? गलती से कहीं पे तुम लोग इंक्वायरिंग स्पिरिट मत लिख देना, इसको आई से लिखना है। जो ई है वो सिंपल पूछताछ है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। और आई लिखा जाता है तो इसमें पूछताछ के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन शामिल रहता है। यानी उसमें प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, कारण है, क्या है, कैसे है, मैंने पूरी साइंटिफिक अप्रोच वाला होगा। तो उसको जैसे सीबीआई इंक्वायरी लिखते हैं, है ना। और जैसे कभी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो वहां पे इंक्वायरी लिखा रहता है ना, ई वाला नहीं लिखा रहता, ई वाला लिखा रहता है, इंक्वायरी ऑफिस। आप कहीं ऑफिस में भी जाते हैं या कोचिंग वोचिंग में भी जाइए जहाँ पे इंक्वायरी करने, तो वहाँ पे ई ही रहेगा, फॉर्म में ई लिखा रहेगा, ई वाला लिखा रहेगा। लेकिन जब किसी की जांच पड़ताल की जा रही हो, है ना, तो वहाँ पे आई से लिखा जाता है। कभी भी सीबीआई ई से मत लिख देना इंक्वायरी, सीबीआई आई से इंक्वायरी लिखा जाता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये कैसा होगा इंक्वायरी, तो साइंटिफिक होगा, रैशनल होगा, है ना, लॉजिकल होगा। क्लियर बात? अब देखो एक और फर्क समझा रहा हूं, दिन रात होता है ना, सबको पता है। एक धार्मिक व्यक्ति होगा, उससे पूछना जाकर कि दिन रात कैसे होता है, तो क्या कहेगा, क्या जवाब होगा उसका, ईश्वर, बात खत्म। उसके बाद एक भी आगे कोई प्रश्न नहीं आपका, बात खत्म कर दिया। सभी धर्मों को कैसे, ईश्वर ने वही एक बार ऐसे करते हैं तो सूरज उगता है, और एक बार ऐसे करते हैं तो सूरज डूबता है। नहीं, वही दिन बनाया, वही रात बताया, 7 दिन में पूरे ब्रह्मांड की रचना की, 8वें रोज भगवान तख्त पे जाकर बैठा और संचालित किया। नहीं, वो ई है। और आई होगा तो बोला कि बकवास ना करो, दिन रात होने के पीछे कारण बताओ, तो यहां से जवाब मिलेगा कि नहीं, वो बेसिकली रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण होता है ना। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसकी बात होगी, सोलर सिस्टम के अध्ययन की बात होगा। आ रही है बात समझ में? ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का निर्माण नेचुरल प्रोसेस से हुआ। पेंजिया, पैंथालासा, नाम सुने हो, बिग बैंग थियरी, ये ई आई वाला में चला जाएगा। क्लियर है ना। हम कैसे आए, इंसान कैसे आया, तो अपने माता पिता से, वो अपने माता पिता से, वो अपने माता पिता से, फाइनल कैसे आए, तो ईश्वर ने एक पेयर को भेज दिया था। विज्ञान कहेगा कि ना, पहले ऐसे नहीं था, है ना, यूनिसेलुलर आया, फिर मल्टी सेलुलर बना, वो आई वाला से मिलेगा जवाब। क्लियर है, प्रूफ के साथ जब बात होंगी। तो यहाँ पे अगर ये चारों चीजें जब यहाँ पे हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं कि रिनेसा रिफॉर्मेशन बेसिकली क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। ये एक अवस्था का नाम है। और जैसे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ तो अब यहाँ पे नई नई चीजों की शुरुआत हुई। इसी के आने के बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका देखिए डिस्कवरीज शुरू हुए, इन्वेंशंस हुए। इससे पहले तो हो ही नहीं रहा था ना, क्योंकि किसी की औकात ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। और कर भी लिया तो कहता था कि मैंने नहीं, भगवान के पूरा क्रेडिट दे देता था। अब क्या होगा, अब कहेगा मैं किया हूं, मैंने खोजा है, मैंने नाव बनाया है। इसी कारण तुम देखना, पुनर्जागरण से पहले भी यूरोप में चित्रकारियां है। पुनर्जागरण से पहले भी, ध्यान से सब समझिएगा एग्जाम्पल, इससे पहले भी यूरोप में साहित्य लिखे गए, पोएट्री लिखे गए। लेकिन उस पोएट्री के नीचे क्या लिखा जाता था और किसके बारे में लिखा जाता था, ईश्वर के बारे में। पेंटिंग्स किसके बारे में थे, ईश्वर के बारे में। लेकिन पुनर्जागरण के बाद में जो अब जो थीम आया, वो इंसान बन गया, मोनालिसा। यही पुनर्जागरण का परिणाम है। आ रही बात समझ में? उससे पहले नहीं बना सकते थे, हाथ काट लिए जाएंगे। पुनर्जागरण ने मोनालिसा बना दिया, जो आज भी आप देखते हो उसके रहस्यमयी मुस्कान के
लिए दुनिया कायल है? बताओ। और अब जो पोएट्री लिखी जाएंगी, अब जो किताबें लिखी जाएंगी, तो नीचे लिखेगा अपना नाम। आ रही बात समझ में? इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड, ये सब नहीं लिखा जाएगा, अपना नाम लिखेगा। बताओ ये चेंजेस था कि नहीं था? और उस समय के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन है। नहीं, इसी को कहा जाएगा इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म अस्तित्व में आया इसी रेनेसा के बाद। ठीक है, तो लिखिएगा यहां पे क्या हुआ। तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, खोज और अनुसंधान, खोज और अनुसंधान हुआ, खोज और अनुसंधान। इससे क्या बना? मशीन। इससे बहुत सारे मशीन्स बने, और जब बहुत सारे मशीन बनेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मशीनीकरण कह सकते हैं, मैकेनाइजेशन। तो मशीन जब बना तो लिखिएगा मैकेनाइजेशन हुआ। यानी मशीनीकरण। मशीनीकरण। और मशीनीकरण के ब्रैकेट में यहीं पे इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिएगा। मशीनीकरण का मतलब क्या होता है? अभी मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। लिखिएगा इसके ब्रैकेट में, हाउस होल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, household mode of production was replaced by household mode of production was replaced by factory mode of production, replaced by factory mode of production। घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन, घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन अब मशीनों या कारखानों के स्तर पर होने लगा। अब मशीनों या कारखानों के स्तर पर होने लगा। इसी को कहा जाता है मशीनीकरण। क्लियर है? अब जरा बताओ, ये भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा कि ना? अब तक जो चीजें हाथ से बन रही थी उसको किससे बनने लगा? मशीनों के माध्यम से। बताओ ये टोटल चेंज हुआ कि नहीं? तो क्रांति कहेंगे कि ना इसको? तभी तो आएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। क्लियर है? तो जब ये हुआ और मशीनीकरण हुआ तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सबसे पहले कहां हुआ? इंग्लैंड में। तो लिखिएगा अगला टॉपिक अपना बनेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का औद्योगिकरण 1750 के दशक में शुरू हुआ, 1813 तक चला। तो अपना क्या हो गया? ये पहला टॉपिक फ्यूडल सिस्टम, दूसरा टॉपिक रिनेसा रिफॉर्मेशन, और इसी रिनेसा रिफॉर्मेशन से निकलेगा और अपना तीसरा टॉपिक क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड। अब बताओ तो बिना रिनेसा समझे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड कैसे पढ़ोगे आप? नहीं, यानी इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ, उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण था वो था रिनेसा। अगर रिनेसा ना होता तो इंग्लैंड का औद्योगिकरण होता? बताइए, नहीं ना। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड अपना टॉपिक, मेन टॉपिक है, तो इसमें कुछ सब टॉपिक भी होंगे। नहीं, तो इसमें सब टॉपिक होंगे, तो सब टॉपिक में लिखिए सबसे पहले वाई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही क्यों? सबसे पहला तो यही। तो यूरोप का इंग्लैंड अगर देखिएगा नक्शा पे,
तो यूरोप, फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी इंग्लैंड से कैसा है, छोटा कि बड़ा? बहुत बड़ा है। तो क्षेत्र में बहुत बड़ा, एकदम बड़े भाई की तरह था, लेकिन उसका औद्योगिकरण इंग्लैंड के बहुत बाद में होगा। तो फिर एक और यहाँ पे सब टॉपिक अपना बन जाएगा कि जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिकरण बाद में क्यों। क्लियर है? तो सब टॉपिक देखिए, दूसरा लिखिए, रीजन फॉर डिले इन फ्रांस एंड जर्मनी। रीजंस फॉर डिले इन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी में देर से होने के कारण, फ्रांस और जर्मनी में देर से होने के कारण। और तीसरा एक और आपसे जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में पूछा है, हालांकि इससे भी पूछ चुका है, इंग्लैंड वाला भी पूछ चुका है, और आजकल तो इसको टेल पूछ बनाकर खूब पूछ रहा है। जैसे अभी मैंने 25 वाला दिखाया तो इसमें दिया था ना कि औद्योगिकरण और उसका भारत पे प्रभाव। सिंपल भी आपसे पूछा जा चुका है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं और उसके प्रभाव बताइए। ठीक बात है। तो आने वाले दिनों में कभी भी आपसे ये पूछ सकता है, ये मिलाकर, कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही पहली बार क्यों हुई। क्लियर है? या फिर औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं, फ्रांस और जर्मनी में बाद में क्यों हुई। ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा चुका है, और वो पूछा जा चुका है जापान का औद्योगिकरण। तो इसमें इसी में हम लोग थर्ड एक लिखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान और डिफरेंट पाथ। और डिफरेंट पाथ। जापान का औद्योगिकरण, जापान का औद्योगिकरण अन्य रास्ते से या भिन्न रास्ते से, मतलब जिस तरह से इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ, जैसे जर्मनी का औद्योगिकरण हुआ, जैसे फ्रांस का औद्योगिकरण हुआ, वैसे जापान का औद्योगिकरण नहीं है। इसका नेचर अलग है। और नेचर तुम लोगों को मैं बताऊँ, कुछ भी नेचर नहीं है। जर्मनी ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने तो अपने बलबूते पर औद्योगिकरण किया, सारी दूरियां अपने तय की, एक एक पैरामीटर खुद बनाया। जापान भाई साहब एक नंबर का नकलची, उसने एज इट इज इंग्लैंड का नकल करके अपने यहाँ औद्योगिकरण कर डाला। तुम आज भी देखना है कि जापान में, जापान विज्ञान के हिसाब से कितना आगे है, हर चीज का नकल कर लेता है वो। तो नकल करना भी मतलब इसको खराब मत समझना, जिसके पास में अकल होता है वही नकल करता है ना। नकल करने के लिए भी आईक्यू लेवल बढ़िया होना चाहिए, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि चोरों का आईक्यू लेवल ज्यादा रहता है। नहीं, तुम चेक करा लेना कि जैसे कोई बच्चा है, तुम्हारा साथी है, चोरी कर लेता है, पॉकेट मार लेता है ना, तो उसको भले समाज हे दृष्टि से देखता है, लेकिन अगर उसके दिमाग पे एनालिसिस किया जाए तो पता चलेगा कि तुमसे फार बेटर है उसका दिमाग। अरे तुम्हें पता तक नहीं चलता, तुम्हारा बटुआ गायब कर देता है, दिमाग है तभी तो हो। नहीं तो दिमाग तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ देख लेंगे चोरी करना पड़ेगा, बताओ चलिए, तो इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ। अब इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ और धीरे धीरे उसके बाद में जापान का, जर्मनी का, फिर जापान का, यहाँ पे फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का, सबका। तो जब बड़े पैमाने पे पूरा यूरोप में एकदम खूब इस तरह से औद्योगिकरण होने लगेगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ना कि ये तो औद्योगिक क्रांति है, कह सकते हैं। तो इसी औद्योगिकरण के बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, अरे कहाँ चला गया, औद्योगिकरण के बाद में, इसी के बाद में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये टॉपिक नहीं है, इसके बाद में अलग टॉपिक मिलेगा, लेकिन इसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जहां स्टार लगाऊं वही सब अपना टॉपिक है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
यानी औद्योगिक क्रांति हुआ। और जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो यूरोप के हर जगह पर, या खास करके अगर इंग्लैंड की ही बात करें तो पूरा कंप्लीट 1813 तक आते आते 1750 में इंग्लैंड का औद्योगिकरण शुरू हुआ और 1813 तक होते होते कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? तो अब कंप्लीट करेगा तो जरा बताओ, पहले हाथ से वस्तुएं बन रही थी, अब मशीन से बना। तो हाथ से ज्यादा बनता था कि मशीन से? मशीन से। पहले हाथ से हम इतना बना रहे थे, अब मशीन से इतना बना रहे हैं। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं हम, तो बताओ रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए कि नहीं? हाथ से एक लिमिटेड ही तो हो रहा था, तो लिमिटेड हो रहा था तो लिमिटेड रिसोर्सेस चाहिए। अब व्यापक पैमाने पे हमारे पास में उत्पादन हो रहा है, तो उसको उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो अब इनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। और जब एक तो पहला कंडीशन क्या होगा कि यूरोप को अब क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। और यूरोप में पर्टिकुलर दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लैंड ज्यादा हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी का शासन है ना भारत पे। या फ्रांस, आप देखिए फ्रांस भी तो आया है अपने यहाँ। तो अब ये लोग क्या चाहेंगे? जैसे वहां औद्योगिक क्रांति हुआ, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही हुई 1750 के बाद से, तो अब इनको चाहिए था रॉ मटेरियल, कि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लाया जाए। और जब रॉ मटेरियल लाकर बड़े पैमाने पे ये उत्पादन करेंगे, खूब ज्यादा वस्तुएं बनाएंगे, तो उसे बेचने के लिए चाहिए बाजार। बताओ, चाहिए बाजार। और बाजार भी कैसे चाहिए? मोनोपोलाइज्ड। बाजार भी कैसे चाहिए? फ्री ऑफ कंपटीशन, यानी एक अधिकारवादी बाजार, और जो प्रतियोगिता से मुक्त हो, माने उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा एक और इसको चीज चाहिए था, और वो चाहिए था चीप लेबर। क्योंकि ज्यादा वस्तु उत्पादन, भले मशीन आ गया लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी तो हाथ चाहिए, तो व्यक्ति चाहिए ना। तो इनको तीन चीजों की आवश्यकताएं पड़ी। कौन कौन? मोनोपोलाइज्ड मार्केट, रॉ मटेरियल और चीप लेबर। और ये बताओ, ये तीनों चीज भारत में था कि ना? था। और बाद में उस समय के जितने छोटे मोटे देश थे जो, उन सब के पास था। चाहे वो भारत हो गए, चाहे अफ्रीकन कंटिनेंट हो गया, चाहे एशियन का कोई देश हो गया, एशिया का, चाहे चीन ही क्यों ना हो गया, इन सब के पास में पर्याप्त मात्रा में था। अब ये इनको चाहिए। तो क्या अंग्रेज आएंगे और हम भारतीयों से, इस समय कौन है भारत में? राजा लोग हैं। और इस समय आएंगे और कहेंगे भाई तू अपना संसाधन दे दे, अपना लेबर दे दे, अपना मार्केट मेरे हवाले कर दे, हम करेंगे? तो इनको भारत के बाजार पे कब्जा चाहिए, इनका भारत का संसाधन चाहिए। ये समझ में आ रही है बात ना? इनको भारत का दौलत चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर कंट्रोल स्थापित हो जाए। तो भारत पर कंट्रोल या विश्व पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए इसी समय इन लोगों ने एक पॉलिसी लाया, और उसी पॉलिसी को कहेंगे इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब जरा बताओ, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अगर औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ होता तो आता? ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किस लिए आ रहा है? इन्हीं चीज पे कब्जा करने के लिए। और ये क्यों कब्जा करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुका है। औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ? क्योंकि डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशन हुए। इन्वेंशन डिस्कवरीज क्यों हुए? क्योंकि रिनेसा हुआ। तो अब फिर बताओ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के पीछे पुनर्जागरण है कि ना? मतलब याद रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण एक ऐसी चीज है जो उसके बिना कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठाते हो तो उसमें आपको पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। अब देखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस में नहीं शामिल किया। देखो कितना चालाक है, उसको पता है कि चाहे हम शामिल करें ना करें तब भी इनको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, एक ऐसा टॉपिक जिसको वो सिलेबस में रखे या ना रखे तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही बनाइएगा कि इनको क्या जरूरत पड़ा यहाँ पे, तो मार्केट। मार्केट, मार्केट कैसा? मोनोपोलाइज्ड।
मोनोपोलाइज्ड मार्केट, एक अधिकारवादी बाजार। मोनोपोलाइज्ड मार्केट, एक अधिकारवादी बाजार। और कैसा होना चाहिए? फ्री इन कंपटीशन। फ्री इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से मुक्त बाजार। फ्री इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से मुक्त बाजार, एक अधिकारवादी बाजार चाहिए। दूसरा, रॉ मटेरियल एंड मिनरल रिसोर्सेज। कच्ची सामग्री और खनिज संसाधन। कच्ची सामग्री और खनिज संसाधन। और तीसरा लिखिएगा, चीप लेबर। चीप लेबर। और ये तीनों को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने क्या लेकर आया? इंपीरियलिज्म एंड, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद शुरुआत किसका? जैसे ब्रिटेन का शुरू साम्राज्यवाद होगा। देखो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप पर कब्जा करना और फिर आपका खून चूसना। तो जब आप पे कब्जा किया जाता है तो उसको सिंपल शब्दों में समझना कि उसको कहा जाता है साम्राज्यवाद, और जब आपका खून चूसा जाता है तो उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेशवाद में यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। साम्राज्यवाद में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवादी तो अशोक भी था, भारत के भी शासक तो साम्राज्यवादी थे। लेकिन ब्रिटेन वाले साम्राज्यवाद क्या रास्ता है? साम्राज्यवाद वो हथकंडा है जिसके माध्यम से किसी देश पर कब्जा किया जाता है, और उसके बाद उस देश को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने का मतलब कि वहां की तमाम सामग्री सब कुछ लूट कर लेकर चले जाना और अपने हितों की पूर्ति करना। अगर ये कैरेक्टर होगा तभी उपनिवेश कहा जाएगा, अदरवाइज वो साम्राज्यवाद का ही पार्ट रहेगा। अशोक ने, जैसे आप सबको मालूम है कि कलिंग पे विजय प्राप्त किए, खूब हत्याएं हुई, तो क्या अशोक ने कलिंग पे जीतने के बाद में कलिंग वालों के साथ कोई भेदभाव किया? क्या कलिंग के लिए अलग से नियम थे, मगध के लिए अलग से नियम थे? नहीं ना। तो अशोक एक साम्राज्यवादी देश शासक था, उसने अपने साम्राज्यवाद के तहत कलिंग पे कब्जा जरूर किया, लेकिन कलिंग को अपना उपनिवेश नहीं बनाया बल्कि अपना अंग बनाया। ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद के माध्यम से भारत पर कब्जा किया, लेकिन कब्जा करने के बाद में कभी उसने अपना अंग नहीं बनाया। हमें क्या बना दिया? कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया। और कॉलोनी उपनिवेश का मतलब भी होता है कि वो सिर्फ अपने मालिक की इच्छाओं की पूर्ति करे, चाहे मरकर या जीकर, उससे कोई मतलब नहीं होता। तभी तो भारत को लूटा गया। खाली साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसमें क्या था? उपनिवेशवाद की संकल्पना थी। तो हम लोग का एक नया टॉपिक बनेगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। जब ये चलेगा तो ब्रिटेन का चलेगा, फ्रांस का चलेगा, जर्मनी का चलेगा, सबका चलेगा, जिन 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 लोगों ने यहाँ पे अपनी औद्योगिक क्रांति कर लिया था, क्योंकि हर किसी को चाहिए था मार्केट। क्लियर है? और इसी मार्केट की तलाश में इन लोगों ने क्षेत्रों को जीतना शुरू किया है। तभी एक घटना घटी, आप देखेंगे कि 1870 के दशक में आते आते जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया, इसी साम्राज्यवाद के तहत। उसी का अगला चरण है
कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। तो लिखिएगा, अपना अलग टॉपिक होगा यहाँ पे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जर्मनी और इटली का औद्योगिकरण, सॉरी, एकीकरण, जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा औद्योगिकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा औद्योगिकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा औद्योगिकरण, ये अपना नया टॉपिक होगा। अब बताइए, एक पहले से जो ताकत काम कर रहा था मार्केट में, वो कौन था? ब्रिटेन। और कौन था? फ्रांस। यही ना सबसे ज्यादा। और 1870 तक आते आते दो नया प्लेयर मार्केट में आ गए। कौन कौन? जर्मनी और इटली। विश्व के लगभग लगभग देशों पर या संसाधनों पर कब्जा किनका था? ब्रिटेन और फ्रांस का। तो अब नया प्लेयर जो जर्मनी और इटली आया है, इन्हें भी चाहिए उपनिवेश, इन्हें भी चाहिए रिसोर्स। तो अब ये प्राप्त करना चाहेंगे, और ये क्या चाहेंगे? जो है उनको बचा कर रखना और फिर नए पे कब्जा करना। तो जरा बताना, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्लैश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। नतीजा, इन लोगों का संघर्ष इतना बढ़ा कि वो वर्ल्ड वार के रूप में सामने आया। इन्हीं लोगों का क्लैश वर्ल्ड वार है। ठीक है, दो ग्रुप बनेगा, एक जिसके पास पहले से पावर था, और उसके अगेंस्ट में जो ग्रुप बनेगा वो इनका ग्रुप बनेगा, और इसी कारण इनको कहा गया सेंट्रल पावर, और इनको कहा गया अलाइड पावर। अलाइड यानी मित्र राष्ट्र हैं ये लोग, पहले से मित्र हैं। हालांकि ये सब आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जर्मनी और इटली के अगेंस्ट में सब एक हो गए हैं। है ना। तो ये पहले से पावर में थे, तो ये मित्र राष्ट्र है, और इनके खिलाफ जो केंद्र बना वो सेंट्रल पावर कहा गया। अच्छा, याद रखना, सेंट्रल पावर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, एक्सिस पावर नहीं। एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर, सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर कहा जाता है। देखो क्या हुआ, लिखिएगा, दे वे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कॉलोनीज। दे वे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कॉलोनीज। दे वे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कॉलोनीज। ये उपनिवेशों की तलाश कर रहे थे, उपनिवेशों की तलाश करने लगे। परिणाम स्वरूप 1914 क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अब यहां पे लिखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार अपना एक नया टॉपिक होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ना, 1914 से 1918। इसमें दो ग्रुप बने, एक तरफ लिखे इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस, सर्बिया, और रूस भी इसके साथ आया। ये सब हम डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी खाली लिख लीजिएगा। इधर लिखिएगा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, टर्की,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की। ये लोग कहा गया, इनको क्या कहा गया? अलाइड पावर्स। और इसको सेंट्रल पावर। मित्र, हिंदी में लिखिएगा मित्र शक्ति, मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। कौन जीता कौन हारा? अलाइड जीत गया और ये लोग हार गए। तो जब भी कोई युद्ध होता है और जब जीत हार हो जाता है तो फिर क्या होता है? ट्रीटी। कौन से संधि हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो अगला लिखिएगा, इसी का परिणाम ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो अपना अलग टॉपिक है, जहां से अलग से क्वेश्चन आ चुका है। ट्रीटी ऑफ वर्साय, इसी के नीचे लिखिएगा ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय, स्पेलिंग देख लीजिएगा, VERSAILLES पढ़ेंगे वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय किसके साथ हुआ था? ये जर्मनी के साथ। तो ये अपना अलग से टॉपिक बनेगा, ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय मतलब बहुत खराब संधि था। और खराब संधि इसलिए मैं इसको कहता हूं क्योंकि यही वो संधि है जो दूसरा विश्व युद्ध कराएगा। आ रही बात समझ में? इसमें चलो देखो, इसीलिए कहा जाता है कि एक बात बताओ, अभी मैं तुम लोगों का टेस्ट ले लूं, ठीक है, पीटी वाला। इनमें से एक कोई भी स्टूडेंट एक टॉप कर जाए, ठीक है, और बहुत अच्छा दोस्ती है तुम्हारी, सब कुछ है, और बगल वाला तुम्हारा जो फ्रेंड है उसका खराब नंबर आ गया और तुम टॉप कर गए, कैसा फील होगा तुझे? टॉपर जो होंगे उसको कैसा फीलिंग होगा? अंदर ही अंदर अच्छा लगेगा, बगल वाले को बुरा लगेगा। तो तुम्हारा व्यवहार बगल वाले से कैसा होना चाहिए? दो टाइप के व्यवहार होंगे, है ना। एक तो ये होगा कि कहेगा अरे कोई नहीं यार, देखो हम भी तो तुम्हारा नंबर भले कम आया लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम कम पढ़ते हो, नहीं, अगली बार कोई बात नहीं, प्रयास करो, अगली बार तुम ही टॉप करोगे। एक उसका कॉन्फिडेंस देगा, बढ़ाएगा, और होना भी यही चाहिए। इससे क्या उन दोनों की दोस्ती पे कोई असर पड़ेगा, बल्कि दोस्ती और मजबूत होगा। लेकिन अगर वही वो टॉप कर गया और बोले देखा पढ़ते उड़ते तो हो नहीं, दिन भर घूमते फिरते रहते हो, है ना, और चले आते हो मुंह उठाकर एग्जाम देने के लिए, पढ़ लिया करो कुछ फालतू के, भले वो कुछ ना बोले लेकिन अंदर क्या सोचेगा, इसको जहर दे दो, सोचेगा कि ना। तो देखो हमारा व्यवहार सब कुछ करा देता है कि नहीं करा देता? ठीक है, ये लोग जीते थे, फ्रांस जीता था, ब्रिटेन जीता था, जर्मनी को बुलाया गया वर्साई के महल में, और वर्साई के महल में बुलाया गया और संधि हो रहा था ना, संधि बराबरी में मतलब बैठकर होता है। यहाँ पे जैसे जर्मनी के नेता पहुंचे, इन लोगों ने पूरा परफॉर्मा बना कर रखा था, और आते बोले आगे चलो इस पे साइन करो और निकलो। ये भी नहीं कि आया तो चलो कोई कोई बात नहीं, बिठाकर थोड़ा चाय वो पिला दे, चाय भी नहीं पिलाया सब। कहा कि एग्रीमेंट है, साइन कीजिए और यहां से निकलिए। बताओ इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है? हारा था, कुछ कर नहीं सकता था। इतना ज्यादा वर्साई की संधि में इसके ऊपर प्रतिबंध थोपे गए कि ये विद्वान बताते हैं कि उसी समय ये पता चल चुका था कि दूसरा युद्ध तो होना ही होना था। इसलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन भी आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज वर्साई की संधि में निहित थे। जो सीड्स था वार का वो बेसिकली यहीं पे था, और इसी का फायदा उठाएगा हिटलर। क्लियर है? और यही जर्मनी के ये जो ट्रीटी हुआ है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि को लेकर अपने चुनाव में जाता है और कहता है बताओ जर्मनी के कितने निकम्मे शासक थे, समझौता कर लिए, एक बार मैं सत्ता में मुझे आने दो, एक एक संधि का उल्लंघन मैं करूंगा।
जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाऊंगा। और आप जानते हैं यही है राष्ट्रवाद, और जनता राष्ट्रवाद के लिए पागल रहती है हमेशा, और होना भी चाहिए। हिटलर को जबरदस्त सफलता मिली। क्लियर है? तो इसी जर्मनी के नाम पे, इसी वर्साई की संधि के नाम पर हिटलर आता है सत्ता में। तो अगर ये ना हुआ होता तो हिटलर का उदय ना होता, हिटलर का उदय ना होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता। ठीक है? तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वर्साई, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब हम लोग पूछा जाता, कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर कहाँ तक जिम्मेदार है, एकदम है। लेकिन खाली हिटलर नहीं है, वर्साई भी है। और वर्साई के लिए आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। किसी एक व्यक्ति के कारण कोई युद्ध नहीं होता। हाँ, कोई किसी का ज्यादा भूमिका होता है, किसी का कम भूमिका होता है। हिटलर को हिटलर बनाया किसने? आप लोगों ने। अगर जर्मनी के साथ अन्याय ना हुआ होता तो हिटलर कभी बनता? अरे बात समझ में? तो कई सारे कारण यहां पे निकलेंगे। अब ये वर्साई की संधि, वर्साई की संधि में फिर हम देखेंगे उसका क्या प्रभाव, क्या प्रोविजंस कैसे हैं। नहीं तो अलग से अपना एक वर्साई की संधि टॉपिक बनेगा यहाँ पे। अब देखो वर्साई की संधि के बाद में हम सीधे अब लिखेंगे इसी संधि के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। चाय तो नहीं पियेंगे? 39 से 45। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेंगे तो इसी समय हिटलर पढ़ेंगे, अलग से हिटलर हो जाएगा हमारा, राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ मुसोलिनी, क्योंकि दोनों है ना वर्ल्ड वॉर में। तो इटली में मुसोलिनी आएगा, जर्मनी में हिटलर आएगा। तो अलग से हम नहीं जाएंगे, यहीं पे हिटलर पढ़ लेंगे हम डिटेल। ठीक है? इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वार 45 में ख़त्म हुआ। 45 में ख़त्म हुआ, कैसे हुआ आपको पता है घटना? इसी युद्ध में एक इस्तेमाल हुआ एटम बम। और किसने किया प्रयोग? ये अमेरिका। अब तक जो ये विश्व बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस के इशारों पर नाच रहा था। हालांकि इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की विजय हुई है, याद है ना आपको, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता यहां पे चेंज हो गया। और अब विश्व का दादा एक देश बनकर उभरा जिसका नाम अमेरिका था। उसने परमाणु हमला जो किया, उसने उसको दादा बना दिया। और उसी समय से विश्व बेसिकली हम देखते हैं कि यूनिपोलर विश्व के रूप में दिखाई देने लगा। लेकिन कंप्लीटली दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनको चुनौती देने के लिए 1917 में रूसी क्रांति हो चुका है और सोवियत संघ आ चुका है। तो एक तरफ सोवियत संघ चुनौती दे रहा था और दूसरी तरफ यहां पे अमेरिका दादा के रूप में सामने आ गया। तो अब ये दो महाशक्तियां सामने आई 45 के बाद, एक यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका। याद होगा आईआर में आप लोग इसके पढ़े होंगे। तो एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। और ये ब्रिटेन और फ्रांस ये क्या होगी, द्वितीय दर्जे की शक्तियां बनकर रह गई, माने इनका कद घट गया और ये दोनों सामने आए। तो दो जब सामने आएंगे तो क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम एक ताकत के रूप में बन जाए, और ये भी चाहेगा एक ताकत के रूप में बन जाए। लेकिन इस समय युद्ध इन लोगों ने नहीं किया, बट ऐसा लग रहा था कि विश्व फिर एक युद्ध के लिए तैयार है। मतलब युद्ध होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन युद्ध हुआ नहीं। ये गनीमत मानो कि युद्ध नहीं हुआ। अगर हो जाता तो हम सब स्टोन एज में मिलते, क्योंकि होता तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होता नहीं। तो ये जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चली, उसी को हम लोग एक टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं, शीत युद्ध। क्लियर है?
तो 1945 से लेकर बेसिकली हम लोग 91 जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक का हम लोग काल क्या कहते हैं, शीत युद्ध का, यानी कोल्ड वार। तो अगला टॉपिक अपना बनेगा, ये भी एक टॉपिक है, और एक और टॉपिक बनेगा कोल्ड वार। कोल्ड वार जो मजबूत कोल्ड वार रहा वो 1945 से लेकर 1962 तक रहा। 1962 तक रहा। 62 के बाद में इनमें थोड़ा सा गिरावट आएगा, माने संबंध ठीक ठीक होने लगे। और इसी समय हम लोग जब कोल्ड वार पढ़ेंगे और 1945 से 1962 तक, तो इसी समय एक हम लोग भारतीय पॉलिसी भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो टॉपिक आपका आईआर का है, लेकिन हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे और वो आप लोग पढ़े होंगे। नैम जानते हो ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी के क्रम में रहेगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, और फिर हम देखेंगे क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, है ना, लिख लीजिएगा, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन और विश्व एक ध्रुवीय हो गया, और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। कौन सा एक ध्रुवीय? अमेरिका। एक ध्रुवीय हो गया। तो एक हम लोगों ने पुनर्जागरण से शुरू किया और यहां तक, अब इसके बाद में आईआर शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद अपना इतिहास का पोर्शन ये नहीं है, यहां से आईआर हो जाता है, ठीक। तो यहां तक हम लोग देखेंगे। एक तो ये हुआ जो हमने यहां से यहां तक लेकर आया, और दूसरा अभी क्रांति बची हुई है, उनको हम अलग से देखेंगे। और उनके लिए एक हेडिंग डालिएगा कि द ग्रेट इवेंट्स, ग्रेट इवेंट्स, महान घटनाएं जिसने विश्व को बदल दिया। ग्रेट इवेंट्स जिसने, ऐसी घटनाएं जिसने विश्व की दशा और दिशा चेंज कर दिया। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति में कई सारे सब टॉपिक होंगे, जैसे एक तो हम लोग पढ़ेंगे, क्रांति तो पढ़ेंगे ही साथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान। क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि विश्व का पहला लिखित संविधान है ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ लेंगे, साथ ही साथ अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकी गृह युद्ध। दूसरा पढ़ेंगे द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की महान क्रांति, फ्रांस की महान क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, चीन का साम्यवादी क्रांति,
ठीक है, इतने टॉपिक हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करेंगे। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन जो आता है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। इनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक शामिल होंगे, वो हम पढ़ाते समय आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे वहाँ पे हमने आप लोगों को सिर्फ लिख कर छोड़ दिया ना सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो खाली ऐसे ही नहीं आ जाएगा, बहुत सारी बातें उसमें होगी। अभी जैसे इसमें कहीं भी हमने नेपोलियन की चर्चा नहीं किया, लेकिन नेपोलियन से क्वेश्चन आता है, तो नेपोलियन कहाँ पढ़ेंगे? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो यहीं पे हम लोग डिटेल नेपोलियन अलग से करेंगे। क्लियर है? फ्रांस की क्रांति के अलावा नेपोलियन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। नेपोलियन के सुधार, नेपोलियन के अभियान अलग से टॉपिक बनेगा, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी इतने सारे टॉपिक को हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? बोल लो। तुम लोगों का कोई भरोसा है? बाद में कह दोगे नहीं समझ में आया है। तुम लोग हो बहुत बदमाश, लेकिन टेरर है तुम लोगों का है। अच्छे अच्छे टीचरों को भगा दे रहे हो तुम लोग। बताओ, किसको किसको नहीं समझ में आया था? अच्छा, एक बात हमको आज तक नहीं समझ में आई, हिस्ट्री पॉलिटी में ऐसा क्या होता है जो समझ में नहीं आएगा? इसमें कौन सा मतलब साइंस है? कोई साइंस है इसमें? है कोई साइंस? फिजिक्स वगैरह रहता, मैथ्स रहता तो एक समझ में आते बात। मानवीय विषय समझने में भी दिमाग चाहिए। राजा रानी की कहानी, अरे इसमें भी कहता है सर समझ में नहीं आया। कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें बताओ? फिजिक्स की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, उसमें समझ में आता है कि सर नहीं समझ में आया। चलो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सर्वे ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। सर्वे ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपीय इतिहास का सर्वेक्षण, यूरोपीय इतिहास का सर्वेक्षण। सर्वे ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपीय इतिहास का सर्वेक्षण। एंशियंट यूरोप, मिडिवल यूरोप, और मॉडर्न यूरोप। प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक यूरोप। प्राचीन यूरोप लिखिएगा तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू 500 एडी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टिल 500 एडी, 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक के इतिहास को, प्रारंभ से लेकर 500 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन यूरोप कहते हैं। इधर लिखिएगा 500 टू 1500 एडी, 500 से लेकर 1500 एडी तक को मेडिवल इंडिया, सॉरी मेडिवल यूरोप,
और मॉडर्न यूरोप को दो पार्ट में बांटेंगे, 15 टू 17 और 17 टू नाउ, टिल नाउ। 15 से 17वीं सदी तक और 17वीं सदी से लेकर आज तक। 15 से 17वीं सदी और 17वीं सदी से लेकर आज तक के काल को हम लोग मॉडर्न इंडिया, इसको दो पार्ट में बेसिकली बांटते हैं। ये ट्रांजिशन फेज है। अब देखो, इसी समय पुनर्जागरण आएगा, है ना, और इसी समय आपको प्रबोधन आ जाता है और उसके बाद की पूरी घटनाएं आ जाएंगी। अब जरा इसको समझिए कि जो एंशियंट यूरोप था, आखिर वो एंशियंट यूरोप हमारे लिए कैसा था। क्योंकि ये समझेंगे तभी आपको मेडिवल, और ये समझेंगे तभी आपको मॉडर्न समझ में आएगा। एंशियंट यूरोप में बेसिकली हम लोग रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करते हैं। रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन यूनान साम्राज्य, ये सभ्यता, रोमन यूनान सभ्यता, रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन या रोमन ग्रीक एम्पायर भी कह सकते हैं आप, साम्राज्य भी लिख सकते हैं। इस समय क्या था, ग्रेट पर्सनालिटीज। इसमें कौन थे, ग्रेट पर्सनालिटीज, महान महान लोग थे। इस समय महान महान लोग थे। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, ठीक है। ये वो लोग हैं जो काफी हाईली लॉजिकल थे। ये प्राचीन रोमन साम्राज्य या प्राचीन यूनानी साम्राज्य में ये लोग मौजूद थे, ठीक है। और ये लोग काफी लॉजिकल थे, काफी रैशनल थे, काफी अच्छे लोग थे और बहुत ही बेहतरीन टाइप की ये लोगों ने बातों को किया भी है, ठीक है। यानी इस सब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन तो यहाँ पे मौजूद था। यानी बौद्धिक क्रांति का जो कंडीशन हमने अभी बताया वो सब के सब यहाँ पे मौजूद है, पर्याप्त था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। यानी लिखिएगा, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ यहाँ पे था। इस काल में इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ था। इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ यानी बौद्धिक एवं राजनीतिक विकास था, बौद्धिक एवं राजनीतिक विकास। तो जरा बताना, इस समय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा? जब साम्राज्य मजबूत होगा तो कैसा होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा। तो यानी यहां पे सेंट्रलाइजेशन भी था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, यानी सत्ता का केंद्रीयकरण था। और इसी समय, इसी युग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी और वो था ईसा मसीह का जन्म। यानी एक नए धर्म का इस धरती पर आगमन, और वो नया धर्म था क्रिश्चियनिटी। तो लिखिएगा, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाइयत का जन्म, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई। अच्छा, जानते हो, देखो, चाहे कोई भी धर्म, चाहे भारत की धर्म देखें या बाहर की धर्म देखें, जब रिलीजन आया ना तो हाईली लॉजिकल था। तुम वैदिक काल देखो, जब ऋग वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया, उत्तर वैदिक काल, क्या वहां पर लॉजिक नहीं था? हाईली लॉजिकल थे। अरे लॉजिक नहीं होता भाई उस समय। आप देखो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एकदम मतलब ज्ञान की भरमार अध्ययन हो चुका है ना, फिलॉसफी का अध्ययन हो चुका है,
कितनी ज्ञान की बातें हैं वैदिक युग में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो सब क्या होने लगेगा, धूमिल पड़ता चला जाएगा, अंधविश्वास आने लगेगा। नहीं है, ये सब बाद में आने लगेगा। यही कारण है कि मैंने आपको बताया भी था कि भूत प्रेत जादू टोना का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। भूत प्रेत जादू टोना का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिल रहा है। इसका मतलब भूत प्रेत जादू टोना अंधविश्वास ये सब सनातन का हिस्सा है ही नहीं। और ये सब जब नहीं होगा तो इससे पता नहीं चल रहा कि हाईली लॉजिकल है। जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट रहेगा वहां पे अंधविश्वास हो सकता है। जहां पे लॉजिक हो, रैशनैलिटी हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इंक्वायरिंग स्पिरिट हो, वहां कभी भूत प्रेत की कल्पना होगी। इसलिए आर्य लोग अंधविश्वासी नहीं है। ऐसा ही जब यहां पे जब पहली बार ईसाइयत का आगमन होता है, हाईली लॉजिकल है। अरे बात समझ में, मानवता केंद्र में है। ईसा मसीह का जो ज्यादातर फोकस था वो बेसिकली शुरुआती दौर में आप देखिएगा तो गरीबों के मसीहा के रूप में है। भगवान कहां बसता है, गरीबों के पास बसता है। क्लियर है, उनका पूरा जीवन गरीबों की सेवा में बीता। कितना लॉजिकल, मतलब कितना, मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी से अब इससे बड़ा ह्यूमैनिटी और क्या हो सकता है। तो यही वो समय था जब यहाँ पे हम देखते हैं कि जन्म होता है, ईसाइयत का जन्म होता है। और ईसाइयत में मानवतावाद कूट कूट, हर रिलीजन में मानवतावाद कूट कूट कर भरा था। नहीं तो अगला इसमें लिखिएगा, इसी में बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी में, कि मैन वाज एट सेंटर। क्या था यहाँ पे, मैन वाज एट सेंटर, मानव केंद्र में था, मानव केंद्र में था। यानी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे किसके हिसाब से लिए जाएंगे, मानव के हिसाब से लिए जाएंगे। ऐसा मत समझना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर होगा, लेकिन इंसान के लिए सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो यहां पे हम देखते हैं कि इंसान के हिसाब से सारे डिसीजन यहां पे लिए जाएंगे। लौकिक जीवन पे बल, लौकिक जीवन पे बल होगा। लौकिक जीवन मतलब क्या होता है, लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन नाम सुने हो। हाँ बहुत बढ़िया। जो फिजिकल वर्ल्ड यहाँ के बात पे जब हम फोकस करना कहते प्रेजेंट में रहो, और पारलौकिक मतलब जिसके बारे में हम हाँ जान ही नहीं रहे, उसके ऊपर जब फोकस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पारलौकिक। और जब इस पे कहते हैं तो जब मानव केंद्र में होगा, तो मानव जब भी केंद्र में होगा तो इसी जीवन की बात होगी। क्लियर बात, इस जीवन की बात होगी। तो लिखिएगा यहाँ पे कि एम्फेसिस ऑन वर्ल्डली लाइफ, लौकिक जीवन पे बल, लौकिक जीवन पे बल। अगला पॉइंट, रिलीजन इज सिंपल एंड विदाउट प्रिटेंस। रिलीजन इज सिंपल, religion is simple and without pretense। धर्म सरल एवं आडंबर विहीन था। धर्म सरल एवं आडंबर विहीन था, प्रिटेंस, सरल एवं आडंबर विहीन था। इसका मतलब क्या है, सिंपल धर्म था, ईश्वर की सिंपल आराधना, फोकसबाजी नहीं है। ये भगवान के लिए यही करेंगे तभी भगवान खुश होंगे, भगवान को यही वाला मुर्गा देंगे तो खुश होंगे, यही वाला बकरा से वो खुश होंगे। अरे बात समझ में, आडंबर नहीं है, सिंपल मन से याद कर रहे हैं। ये बाद में सब रिजिट होने लगेगा बाद में। और जब बाद में रिजिट होने, जैसे देखो ना ऋग्वैदिक काल में आप देखिएगा कि आर्य लोग क्या था, तो अध्यात्म में कम ध्यान देते थे, भौतिक चीजों पे ज्यादा ध्यान। ईश्वर की प्रार्थना भी कर रहे हैं तो किस लिए, हे ईश्वर मैं निरोग रहूं, मेरे एक पुत्र हो जाए। अरे बस में भौतिक चीजों की डिमांड। उत्तर वैदिक काल में ये सब खत्म होने लगेगा और तब कहेगा मुझे स्वर्ग मिले।
मुझे अपने श्री चरणों में जगह दें। क्लियर है? तो जब ये बातें होंगी ना जिसको हम देख ही नहीं सकते और उस चीज की डिमांड करने लगेंगे तो फिर वो आडंबर तो आएगा, और इसी का फायदा उठाएंगे धार्मिक गुरु सभी धर्मों में। और वही धार्मिक गुरु कहेंगे आजा मेरे पास, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, जन्नत चाहिए, 72 हो रहे चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, तो बम लगा के फट जा। नहीं। इसी का फायदा तो उठाएंगे ये लोग ना। और यहां पे ये सब नहीं होगा, यहां पे कर्म का सिद्धांत होगा। तो अब जरा बताना, ये काल जब ऐसा होगा कि मानव केंद्र में होगा, हम लौकिक जीवन पे ज्यादा बल दे रहे होंगे और मानव केंद्र में होगा, तो ये जीवन यहाँ पे आम आदमी का जीवन कैसा होगा? खुशहाल होगा या मिजरेबल होगा? खुशहाल होगा। तो हैप्पी लाइफ है, जीवन कैसा है? हैप्पी हैप्पी। खुशहाल जीवन है इस समय। जीवन कैसा है? खुशहाल है। लेकिन इस जीवन को भी ग्रहण लगेगा। और चूंकि हम बताएं कि प्रारंभ से लेकर 5वीं सदी तक की बात हो रही थी ना, ये पूरा काल, तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक 3री सदी ईसा पूर्व की घटना है। थर्ड सेंचुरी बीसी। और थर्ड सेंचुरी बीसी में यह जो यूनानी या रोमन साम्राज्य था, 2 हिस्सों में बट गया। थर्ड सेंचुरी बीसी में 2 हिस्सों में बट गया। रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बट गया। एक बना ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा वेस्टर्न। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की ही राजधानी या कैपिटल बना जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कुस्तुनतुनिया, है ना। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम रही। रोम कौन सा? वही इटली वाला, इटली की राजधानी रोम। तो यहां पे लिखिएगा इसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी हिंदी में कुस्तुनतुनिया, और इधर रोम। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये वाला 1453 तक चलता रहा। ये कंटिन्यू किया 1453 तक, क्योंकि इसी 1453 में क्या हो गया? एक वॉर हुआ ना, क्रूसेडो, जिसमें ईसाइयत और, याद है, ईसाइयत और तुर्कों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ईसाइयत इसी में डिफीट होता है और तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इधर आप देखिएगा, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था वो जब 5वीं सदी में आता है, 5th सेंचुरी एडी, 5th सेंचुरी एडी में जब आता है, तो इस समय जर्मन आक्रमणकर्ताओं ने इस पर आक्रमण कर दिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी ने आक्रमण किया। जर्मन्स अटैक्ड, जर्मन्स अटैक्ड, और इसके कारण रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया।
fall of Western Roman Empire, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया या पतन हो गया। और पतन हो गया तो यानी कहने का मतलब पतन से क्या है कि सेंट्रल पावर डिक्लाइन कर गया। तो जब भी आप याद रखना कि जब सेंट्रल पावर डिक्लाइन करता है तो प्रोविंशियल पावर इमर्ज करता है। तो जो इस समय जो प्रोविंशियल ताकत माने एक तरह से संभाल रहे थे ब्यूरोक्रेट्स जो थे यहाँ पे, वही लोग अपने आप को एक ताकत के रूप में स्थापित किए। और उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि जैसे सेंट्रल डिक्लाइन किया यूरोप में फ्यूडल सिस्टम इमर्ज कर गया। याद करो अपने यहाँ भारत में हर्षा की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? यही तो हुआ था। या सब छोड़ दो, उसे उधर मत जाओ। मौर्य डेनिस्टी डिक्लाइन किया। तो डिक्लाइन करने के बाद में जो भी आए वो कहां से आए थे? आसमान से। वो सब तो पहले मौर्य के साथ ही थे। तो कहीं पे सुंग आ गए, कहीं पे सातवाहन आ गए, कहीं पे चेदी आ गया, याद आ रहा है। फिर आप देखिए गुप्ता डेनिस्टी, और गुप्तों के संदर्भ में एकदम केंद्रीकृत प्रशासन। जैसे गुप्तों का डिक्लाइन किया तो जो उनके ऑफिसर्स थे वही तो अपने आप को राजा घोषित कर दिए। उन्हीं में से एक था हर्षा। हर्षा ने कंट्रोल तो किया, लेकिन हर्षा के जाने के बाद में फिर कोई मिला नहीं। और अब जो नया ताकत आया था उसको हम लोगों ने क्या कहा था? फ्यूडल लॉर्ड्स। और वही फ्यूडल लॉर्ड्स अपने भारत में भी, जिसको हम क्षत्रिय शासक कहे थे। आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही यूरोप में भी क्या हुआ कि जैसे सेंट्रल पावर यहां पे डिक्लाइन किया तो यहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स पावर में आ गए। और उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं फ्यूडल स्ट्रक्चर बिगिन। लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, फ्यूडल स्ट्रक्चर बिगिन। फ्यूडल स्ट्रक्चर बिगिन यानी सामंतवादी संरचना का आगमन हुआ। सामंतवादी संरचना का आगमन हुआ। सामंतवादी संरचना का आगमन हुआ। यानी अब यहां पे कौन सी व्यवस्था आया? फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। जल्दी से यहां पे एक दो कैरेक्टर लिखिए। फ्यूडल सिस्टम यानी फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लिखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का विकेंद्रीकरण का काल। सत्ता का विकेंद्रीकरण का काल। इट मीन्स real power is in the hands of local lords. It means real power is in the hands of local landlords. Local landlords अर्थात वास्तविक शक्तियां स्थानीय भू सामंतों के हाथ में। अर्थात वास्तविक शक्तियां स्थानीय भू सामंतों के हाथ में। भू सामंतों के हाथ में। अब भू सामंत जब होंगे तो अपने यहाँ काम करवाएंगे ना, किससे? स्लेब्स से। बहुत बढ़िया। जैसे अपने यहाँ भी आप देखिएगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे तो दास होंगे, वहां भी है। और वहां पे बेसिकली जैसे अपने यहाँ तो हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में अपना समाज देखते हैं। यूरोप का समाज बेसिकली एक तो या तो भूस्वामी है और नहीं तो गुलाम है।
तो वहां जो गुलाम थे, जो दास थे, जो खेती करते थे और दास भी थे, माने आधा कृषक आधा दास, उसी को वहां पे कहा गया सर्फ। SERF, सर्फ। उसका हिंदी मत लिखना कुछ भी, सर्फ का सर्फ ही होता है, ठीक है। और उसी सर्फ से बनता है सर्फडम। सर्फडम उसका हिंदी होता है कम्मी व्यवस्था। तो लिखिएगा एक और यहाँ पे वर्ग इस समय दिखाई देता है इसी में, हाफ स्लेव एग्रीकल्चरलिस्ट। हाफ स्लेव एग्रीकल्चरलिस्ट। इसको कहते हैं सर्फ, और इसको, इस व्यवस्था को कहते हैं सर्फडम, कम्मी व्यवस्था। सर्फडम या कम्मी व्यवस्था। एक तो ये बात हो गई, यानी पॉलिटिकली एकदम बेकार। अब बताओ ये डार्क एज वाला कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि नहीं यहाँ पे? इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब, मतलब दया पे निर्भर होंगे। जब सामंत चाहेगा इनको छीन छोटा कर देगा, और इनको अपने सामंतों को छोड़कर जाने का अधिकार नहीं था। अगर अगर ये अपने सामंतों को छोड़कर भाग रहे हैं तो दूसरे किसी सामंत के इलाके में गए तो वही इनको पकड़कर मार देगा, या तो पकड़ के फेंस देगा और नहीं तो खुद मार देगा। यानी इनको कहीं कोई जगह है ही नहीं छुपने के लिए। बहुत खराब स्थिति है यूरोप में। अपने यहाँ तो फिर भी ठीक है, हम लोग तो अपर और लोअर में ही रह गए। वहां तो खतरनाक खूनी खेल है, यूरोप में खूनी खेल है कि अगर ये वाला कोई इलाका है सामंत का, ये वाला, और यहाँ पे अगर जो सर्फ लोग हैं, और यहाँ एक बगल है, ये यहाँ से नहीं जा सकता था। और जानते हैं इसकी पहचान थी, जो जिस इलाके में जो फ्यूडल लॉर्ड्स था उसकी अपनी एक मुहर होती थी, और जितने सर्फ होंगे ना उन सब के ऊपर वो मुहर लगा रहता था। और ऐसी जगह मतलब दिखे ताकि वो बता सके कि वो किसका गुलाम है, और वो मिट नहीं सकता है। टैटू है, टैटू की तरह उस पर लगा हुआ है। अब अगर ये गलती से, अगर मान लो बहुत परेशान कर रहा है, भागने का प्रयास करे, अगर यहां से ये इसके इलाके में आ गया तो ये स्वयं पकड़ के या तो इनको भेज देगा, नहीं तो यही मार देगा। यानी भागने की कोई संभावना है ही नहीं, इतनी खराब स्थिति है। तो जरा बताओ मानवतावाद कहां चला गया? खत्म कहानी। अरे बस मानव का कोई अस्तित्व है यहाँ पे इस व्यवस्था में? होगा नहीं होगा। और इस व्यवस्था को और बढ़ा चढ़ा दिया यहाँ के धार्मिक व्यवस्थाओं ने, क्योंकि धार्मिक व्यवस्थाओं में अब तक आते आते क्या आ चुकी है? कमियां और बहुत सारे डिमेरिट्स। और इस डिमेरिट्स ने क्या किया कि इस फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट किया, और फ्यूडल लॉर्ड्स ने धर्म को सपोर्ट किया। धर्म यहाँ कहने का मतलब यूरोप की बात कर रहे हैं तो चर्च, पोप। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स और पोप का एक गठजोड़ बना। तो फिर मानव का क्या कहानी रहेगा? यहाँ बेकार हो जाएगा कि ना हो जाएगा? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, होल यूरोप बिकेम क्रिश्चियन। होल यूरोप बिकेम क्रिश्चियन। संपूर्ण यूरोप ईसाई बना। संपूर्ण यूरोप ईसाई बन गया। और जब संपूर्ण यूरोप जब ईसाई बन जाएगा तो अब देखो, किसी का भी जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व स्थापित होगा तो उसके अंदर तो एटीट्यूड आएगा ही आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो। नहीं, देखो याद रखना, जब तक सामने कोई रहेगा ना शत्रु, तब तक ही वो कंट्रोल रहता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, चेक एंड बैलेंस एक पॉलिसीज है जो पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। और जो समझदार पॉलिटिशियन जैसे देखना होगा तो क्या करेगा कि अगर दो लोग हैं, है ना, और दोनों से उसकी ठीक ठीक और दोनों आपस में दुश्मनी रखें, कभी दोनों को खत्म नहीं करेगा या एक को खत्म नहीं करेगा।
दोनों को बनाकर रखेगा, क्योंकि उसके बल पर उससे काम और उसके बल पे उसके काम। अगर एक को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर वो डरेगा किससे? फिर वो एक तरफा हो जाएगा ना, फिर वो जो चाहेगा वो कर सकता है। ऐसा ही जब इस समय तक मध्यकाल तक आते आते लगभग पूरा का पूरा यूरोप ईसाइयत में कन्वर्ट हो गया। तो अब जितने इसके बेहतरीन विचार थे उसमें डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब तो उसको चुनौती देने वाला कोई था ही नहीं ना। अच्छा, बढ़िया क्यों था पहले? क्योंकि इससे पहले यहूदियत था। यूरोप का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है? यहूदी। तो यहूदी धर्म है, और यहूदी के अगेंस्ट ही, उसी के जो डिमेरिट्स आए थे उसी के खिलाफ तो ईसाइयत आया था। तो जब तक यहूदी जिंदा रहेगा ना, तब तक ईसाइयत में सुधार की संभावना बनी रहेगी और वो अच्छी अच्छी बातें करता रहेगा। लेकिन जैसे एक खत्म होगा तो फिर अब उसको अच्छी बात करने की कोई मतलब है भी नहीं ना। अब तो सब वही है, यहां भी वही हुआ। और जैसे यहां पे पूरा यूरोप ईसाइयत बना तो अब चर्च का डोमिनेशन स्थापित हुआ। तो अगला लाइन लिखिएगा यहां पे, डोमिनेशन ऑफ चर्च। चर्च का वर्चस्व, चर्च का वर्चस्व स्थापित हुआ, चर्च का वर्चस्व स्थापित हुआ। अब जरा बताना, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता होगी या नहीं? अब बोल सकते हैं कुछ ईसा मसीह के बारे में कुछ भी, सीधे छे छोटा। अरे बस समझ में इससे पहले वहां यूनानी में, जो यूनानी साम्राज्य था, जहाँ प्लेटो है, जहाँ पे सोक्रेट्स है, जहाँ पे अरस्तु है, उन लोगों ने जो धज्जियां उड़ाई है, कौन था रोकने वाला? लेकिन अब यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कि जैसे इसका वर्चस्व स्थापित होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ थॉट, सोच की स्वतंत्रता या विचारों की स्वतंत्रता बाधित हो गई। विचारों की स्वतंत्रता बाधित हुई। जब विचार ही नहीं होगा, यानी आप चर्च के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, तो आपका दिमाग धीरे धीरे लॉजिकल रहेगा या नहीं रहेगा? लॉजिक खत्म, रैशनैलिटी खत्म, तो क्या हो गया? लॉजिक खत्म, रैशनैलिटी खत्म। जरा अपने यहाँ प्राचीन में देखो, 600 BC, एक दो नहीं, लगभग 62-63 नए नए नेता आए थे। और किसके खिलाफ? सब वैदिक धर्म के खिलाफ। और जो धज्जियां उड़ाए इन लोगों ने, जिनमें से 2-3 हम लोग जानते हैं। चारवाक के बारे में मैंने आपको बताया होगा, मखली गोसाल के बारे में, और सबसे फेमस रहे गौतम बुद्ध और महावीर। किसी ने गौतम बुद्ध को जाकर कत्ल किया? महावीर स्वामी को किसी ने मारा? बताओ। जबकि ये लोग पहले से जो चली आ रही अपनी परंपरा थी, जो वैदिक परंपरा थी, उसकी धज्जियां उड़ा दिया था। इसका मतलब कि उस समय के लोग कितना हाईली लॉजिकल थे कि आलोचना सुन भी सकते थे, आलोचना कर भी सकते थे। यानी समाज कितना सहिष्णु रहा होगा, बताइए। आज तो हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। आज अगर धर्म के खिलाफ एक लाइन बोलकर देखिए, कल सेन छोटा हो जाएंगे आप। बताओ, है कि ना? इसका मतलब कि हम लॉजिकल अब नहीं रहे। हम कुछ भी जिसको हम मानते हैं उसके बारे में कुछ भी आलोचना हम सुनने की क्षमता खो चुके हैं। तो लॉजिक हमारे अंदर से खत्म हो रहा है ना। हम रैशनल जो जितना थे वो खत्म हो रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म हो रहा है। इंक्वायरिंग स्पिरिट, हम पूछ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं कर सकते। यही तो हुआ यहां पे यूरोप में। देख रहे हैं ना कि सोच की स्वतंत्रता मतलब चर्च के खिलाफ नहीं बोलना है आपको। चर्च के खिलाफ बोलने का मतलब हो गया कि ईश्वर के खिलाफ बोलना, और ईश्वर के खिलाफ बोलने का सीधे एकमात्र सजा है 6 इंच छोटा।
और कोई सजा नहीं। बताओ, कभी किसी भगवान ने कहा है कि मेरे लिए किसी को मार दो? नहीं। और अगर कोई भगवान ये कहता है कि मेरे लिए किसी को तुम मार दो, तो फिर वो भगवान ही नहीं है, फिर वो खुदा ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब ये बातें क्यों आ रही है? क्योंकि हम लॉजिकल है तब। अगर हम लॉजिकल ना होंगे तो अरे कैसे बोल दिया, सीधे चेन छोटा। ये यूरोप में हुआ था। अच्छा, ये लगभग हर जगह हो रहा है ना? ये इतिहास की धारा आप देख रहे हैं ना, लगभग हर जगह। अपने यहाँ भी चला, उसी तरह से यूरोप में भी चला। तो लॉजिक खत्म हो जाएंगे, रैशनैलिटी खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ यहाँ पे खत्म होंगे। और तब यहाँ पे क्या होगा? अब किस पे बल दिया जाएगा? अब इस दुनिया पे नहीं, उस दुनिया पर। इसी आधार पे मैं कहता हूं कि ये जो धर्म है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस, धर्म कम और लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी ज्यादा दिखता है। नहीं, ज्यादातर क्या कहता है कि ऐसा करो नहीं तो मरोगे तो नरक मिलेगा, दोजक मिलेगा, गाली दोगे तो यमराज तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, है ना, तुम्हारे सिर काट के फुटबॉल खेलेंगे। सुने हो इस तरह से? यहां क्या मिलेगा नहीं बोलता। सब बातें कहां होती है? मरने के बाद। तो अब तक क्या हो रहा था? जिंदा में क्या होगा, अब क्या हो रहा है? मरने के बाद क्या होगा? तो वहां पे जहां हम लोग कह रहे हैं कि वर्ल्डली लाइफ पे फोकस था, यहां पे अदर वर्ल्डली लाइफ, मतलब पारलौकिक जीवन पे बल हो जाएगा। लिख लीजिएगा, फोकस्ड ऑन अदर वर्ल्डली लाइफ, पारलौकिक जीवन पे बल। एक ऐसा जीवन जिसको हमने कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी कल्पना हम करेंगे कि मरने के बाद क्या होगा। एक किताब भाई साहब खतरनाक मैंने पढ़ लिया गलती से, लाइफ आफ्टर डेथ। भाई साहब 8-10 पेज के बाद में मैंने छुआ ही नहीं, इतना डर लगने लगा। भाई साहब, मरने के बाद क्या होगा? ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें कि अगर मतलब मेरा दिल ऐसे ही धड़कने लगा, क्या होगा? क्योंकि जो भी पढ़ो लग रही तो हम सब करते ही है, तो ये भी मिलेगा सजा, ये भी मिलेगा सजा। हालांकि जानते हो, ये सब बनाया गया, इसके प्रति भी सोच अच्छी रही होगी। क्योंकि इंसान दो ही चीजों से सुधरता है, काम बढ़िया करता है, या तो उसके अंदर लगन हो जाए और नहीं तो फिर डर जाए। तो धर्म में मुझे जहां तक लगता है, मतलब कि ये मेरा अपना पर्सनल विचार है कि धर्म में ये जो बातें लिखी गई कि मरने के बाद क्या होगा, बेसिकली इंसान को इंसान बनाकर रखने के लिए लाया गया होगा। अरे बात समझ में? कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो तुझे ऐसा हो। ना करे कि भगवान को कौन सा मुंह दिखाएंगे, कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाएंगे ना। तो ये बेसिकली इंसानों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया होगा। इसका मतलब देखो, धर्म के संस्थापक सब बहुत चालाक थे। वो जान रहे थे कि इन्हीं सबसे ये दो पैर वाला जानवर कंट्रोल होगा। और देखो हम लोग भी क्या, जिस जीवन को हम लोग देख ही नहीं सके, जिसके बारे में हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, माने विश्वास छोड़ दिया जाए आस्था के आधार पे, उसके लिए हम पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं। और जो जीवन हमारे आंखों के सामने है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।